अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, यानी अब हमें रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का श्रोडिंगर सॉल्यूशन निकालना है। इससे लास्ट वाले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेंशियल स्टेप। देखिए पोटेंशियल स्टेप का जो डायग्राम था, पोटेंशियल स्टेप का जो शेप था वो कुछ इस तरह का था। इसमें हमने क्या किया था, इट वाज रीजन फर्स्ट, इट वाज रीजन सेकेंड, एंड फिर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल ऑफ एनर्जी कंसीडर करके E ग्रेटर देन वी नॉट, E लेस देन वी नॉट के लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब हम जस्ट इसका नेक्स्ट स्टेप कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। अब हमने कुछ नहीं किया है, देखिए इसी पोटेंशियल स्टेप के शेप को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया है और वो कुछ इस तरह से हो गया। नाउ दिस इज द शेप फॉर द रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रीजन को डिफाइन करेंगे। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। तीन रीजन को डिफाइन कर देने के बाद में पोटेंशियल स्टेप वाले डायग्राम में अपने पास में सिर्फ दो ही रीजन थे, क्योंकि वो उस डायग्राम के अंदर सिर्फ यहाँ से लेकर यहीं तक था। अब रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर हो गया, इस वजह से हमारे पास में 3 रीजन है, दैट इज रीजन 1, 2 एंड 3। ओके, अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल को डिफाइन करना है। देखिए रीजन फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल क्या है, 0, एंड रीजन फर्स्ट इज यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर x इक्वल्स टू a है। ठीक है, तो रीजन फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, दैट इज फॉर x लेस देन 0। दिस इज रीजन फर्स्ट। अब देखिए रीजन सेकंड के अंदर, रीजन सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a के बीच वाला जो भी रीजन है दैट इज रीजन सेकंड। और रीजन सेकंड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू v नॉट के बराबर है। अगेन फॉर द रीजन थर्ड, ये वाला जो रीजन है इसमें देखिए फिर से पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई है, तो ग्रेटर देन a के लिए भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो दीज आर द सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है पोटेंशियल को डिफाइन करना। सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रीजन्स। ओके, सो द स्टैंडर्ड श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज लाइक दिस। हर रीजन के अकॉर्डिंगली श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए फॉर रीजन फर्स्ट potential is 0 and for reason third also potential is 0, so that हम रीजन फर्स्ट और थर्ड की श्रोडिंगर इक्वेशन को पहले लिख देते हैं, क्योंकि इन दोनों रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। देखिए फर्स्ट रीजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन डेल टू psi 1 इज द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रीजन, सो इट वुड बी, तो देखिए रीजन फर्स्ट के लिए क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल को 0 कर दिया, सो इट वुड बी लाइक दिस। सिमिलरली फॉर द रीजन थर्ड। अब देखिए रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, सिर्फ psi 1 और psi 3 का फर्क है। ठीक है, तो अब देखिए हम इस कांस्टेंट को कंसीडर कर लेते हैं k²। सो द इक्वेशन वुड बी डेल टू psi 1 बाय डेल x² प्लस k² psi 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज फॉर रीजन फर्स्ट। रीजन थर्ड के लिए क्या आएगा, डेल टू psi 3 बाय डेल x² प्लस k² psi 3 इक्वल्स टू 0। बोथ आर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम इस फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन जब प्रूव करते हैं तो इस तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन आता है a e रेज टू आयोटा kx प्लस b e रेज टू माइनस ऑफ आयोटा kx। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन हम ये लिख सकते हैं a e रेज टू आयोटा kx प्लस b e रेज टू माइनस ऑफ आयोटा kx। ठीक है, और जो ये थर्ड वाली इक्वेशन है इसके लिए भी फॉर्मेट सॉल्यूशन का फॉर्म तो सेम ही रहेगा। इट कैन बी रिटन एज c e रेज टू आयोटा kx प्लस d e रेज टू माइनस ऑफ आयोटा kx। ठीक है, डू रिमेम्बर द डायग्राम। अब देखिए आप रीजन फर्स्ट के अंदर वेव फंक्शन के अंदर पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करता हुआ पोर्शन भी मिलेगा, और अगर एनर्जी ऑफ पार्टिकल पोटेंशियल हाइट से कम होगी तो ये यहाँ से टकराकर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट बैक भी होगा। यानी कि फर्स्ट रीजन के वेव फंक्शन के लिए पॉजिटिव x और नेगेटिव x दोनों ही डायरेक्शन में मूव करते हुए वेव फंक्शन का पोर्शन होगा। इसका मतलब psi 1 के अंदर ये वाली टर्म भी आएगी और ये वाली टर्म भी आएगी। अगर पार्टिकल थर्ड रीजन में है तो देखिए थर्ड रीजन में पार्टिकल के आने के बाद ये पार्टिकल सिर्फ पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही मूव करेगा, क्योंकि इसके सामने किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल वॉल नहीं है जिससे टकरा के ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो सके। इसका ये मतलब है कि थर्ड रीजन में
वेव फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव एक्स गोइंग ही कंसीडर करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक होकर आने वाला किसी भी तरह का कोई वेव फंक्शन नहीं होगा। इसका ये मतलब है थर्ड रीजन में ये वाली टर्म जो होगी वो नहीं होगी। सो दैट शाई थर्ड वुड बी सी ई रेस टू आयोटा के एक्स। ओके, पास में फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन के लिए वेव फंक्शन आ चुका है। अब देखिए सेकेंड रीजन की बात करते हैं। द सेकेंड रीजन द श्रोडिंगर इक्वेशन वुड बी डेल टू शाई टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नॉट शाई टू इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए सेकेंड रीजन के अंदर पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू दी वी नॉट, द सेकेंड रीजन दैट इज इन बिटवीन 0 टू a। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन डिपेंड करेगा टू केसेस पे। केस फर्स्ट वुड बी ई ग्रेटर देन वी नॉट एंड केस सेकेंड वुड बी ई लेस देन वी नॉट। अब अगर एनर्जी ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन वी नॉट होगा तब ये टर्म पॉजिटिव आएगी, और अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट होगा तब ये टर्म जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग केस फर्स्ट इन विच the energy of incoming particle is less than the potential barrier height। ओके, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैं यहां से माइनस को कॉमन ले रही हूं। सो द श्रोडिंगर इक्वेशन वुड बी डेल टू शाई टू बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई शाई टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने यहां से माइनस जो है उसको कॉमन ले लिया है। ओके, नाउ टेकिंग this to be alpha square, so the Schrodinger equation would be del 2 psi 2 by del x square minus alpha square psi 2 equals to 0। okay, again this is the second order differential equation। इसका solution हमें इसी तरह से calculate करना है, f e raised to alpha x plus g e raised to minus of alpha x। अब देखिए सेकेंड रीजन के अंदर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स दोनों ही टर्म हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल सेकेंड रीजन में होगा तो इट वुड मूव टूवर्ड्स लाइक दिस। इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से टकरा कर ये वापस इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो सेकेंड रीजन के अंदर हमारे पास में दोनों ही टर्म को कंसीडर करना पड़ेगा। सो डू रिमेंबर what we have yet calculated, where k square is 2m e upon h cut square and alpha square is 2m वी नॉट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इन सारे ही कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। डू रिमेंबर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में हमें बी बाय ए चाहिए होता है। सोलर पोटेंशियल बैरियर की टर्म में ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ द ट्रांसमिटेड वेव जो थर्ड रीजन में जारी है डिवाइड बाय द इंसिडेंट वेव। तो आप डेरिवेशन करते समय पहले दिमाग में ये रखिए कि जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना होगा तो उस कंडीशन में हमें बी बाय ए चाहिएगा, क्योंकि फर्स्ट रीजन में ए जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इंसिडेंट वेव को शो कर रहा है और बी के साथ जो टर्म है वो रिफ्लेक्टेड पोर्शन को शो कर रहा है। तो सो इट वुड बी बी बाय ए चाहिएगा। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रांसमिटेड वेव का कोफिशिएंट दैट इज सी एंड इंसिडेंट वेव दैट इज ए, हमें इसका रेशियो चाहिए। तो हमने नेक्स्ट जो भी स्टेप हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें बी बाय ए और सी बाय ए की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। नाउ टू कैलकुलेट दीज कांस्टेंट वी विल यूज द बाउंड्री कंडीशंस। ओके, अब हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशंस वुड बी, देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 0 psi 1 equals to psi 2 and its derivative is equals, तो first boundary condition is at x equals to 0 psi 1 is equals to psi 2 and del psi 1 by del x is equals to del psi 2 by del x। this is psi 1 and this is psi 2। आपको क्या करना है, पहले psi 1 equals to psi 2 करना है, लगाइए, देखिए we would get a e, x की जगह 0 लिखना है, सिमिलरली इधर भी 0 लिखना है। we would get f boundary condition is del psi 1 by del x is equals to del psi 2 by del x। यानी अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है पहले, उसके बाद में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है। we would get I5। ओके, अब देखिए हमें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 इन दोनों को सॉल्व करते हुए b बाय a की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम क्या करें, एक बार इस इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एक बार इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इफ वी ऐड equation 4 and equation 5
ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए इज, इन दोनों को हमें ऐड करना है, इट वुड गिव अस 1 प्लस अल्फा अपॉन आयोटा के जी 1 माइनस अल्फा अपॉन आयोटा के. Okay, so we would get twice of A as F 1 minus iota alpha upon K. आयोटा को मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया है, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूंगी तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस जी 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में ए कट हो जाएगा और हमारे पास में बी बचेगा. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 माइनस 5 वी वुड गेट 2b एस एफ 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस जी 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7. ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 सिर्फ ए की फॉर्मेट में है, इक्वेशन नंबर 7 बी की फॉर्मेट में है. बी बाय ए की जरूरत आगे डेरिवेशन में होगी, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड कर देते हैं. सो वी वुड गेट, ओके, इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड कर देने पे हमारे पास में ये आएगा. अब हम इसे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, टेकिंग f कॉमन वी वुड गेट b बाय a टू b. हमने यहां से f को कॉमन ले लिया है. ओके, नाउ टेकिंग k एज LCM वी वुड गेट, ओके, तो ये हमारे पास में आ गई वैल्यू b बाय ए की. लेकिन देखिए इसमें फिर से g अपॉन एफ टर्म आ रहा है, तो हमें g बाय एफ की वैल्यूज भी अभी कैलकुलेट करनी होगी. बाउंड्री कंडीशन इज एट x इक्वल्स टू a psi 2 इक्वल्स टू psi 3 एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस. सो our second boundary condition, that is at x equals to a psi 2 equals to psi 3 and del psi 2 by del x equals to del psi 3 by del x. Okay, तो psi 2 equals to psi 3. psi 2 was, okay, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रखना है. so psi 2 equals to psi 3 at x equals to a, so it would be f e अल्फा x की जगह a रखना है प्लस जी ई माइनस ऑफ अल्फा एक्स की जगह ए लिखना है. वी वुड गेट सी ई रेज टू आयोटा के अल्फा. ओके, डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए. वी वुड गेट अल्फा एफ ई अल्फा एक्स की जगह ए लिखना है माइनस ऑफ अल्फा जी ई माइनस ऑफ अल्फा एक्स की जगह ए लिखना है. वी वुड गेट आयोटा के सी ई रेज टू आयोटा के एक्स की जगह हमें अल्फा लिखना है. दिस इज इक्वेशन नंबर 9 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 10. ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए पहले हम 10 को 9 से डिवाइड कर देते हैं. सो इट वुड गेट आयोटा के इज अल्फा एफ ई रेज टू अल्फा ए माइनस जी ई रेज टू माइनस ऑफ अल्फा ए अपॉन एफ ई रेज टू अल्फा ए प्लस जी ई रेज टू माइनस ऑफ अल्फा ए. ओके, हमें जी बाय एफ को कैलकुलेट करने की कोशिश करनी, क्योंकि बी बाय ए में हमें जी बाय एफ की वैल्यू चाहिए. ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से एफ को कॉमन ले रही हूँ. वी वुड गेट, आइए हम क्या करेंगे, इसे मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ. सो वी वुड गेट, अब हम क्या करेंगे, जी बाय एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो जी बाय एफ वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ ले लेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे. वी वुड गेट आयोटा के ई रेज टू माइनस अल्फा ए जी बाय एफ, और इधर जो जी बाय एफ की टर्म है इसको मैं इधर ले रही हूँ. सो इट वुड बी प्लस अल्फा ई रेज टू माइनस अल्फा ए जी बाय एफ. ओके, द रिमेनिंग टर्म हियर, हमें जी बाय एफ की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट करनी है. अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 8 में जो फॉर्मेट बन रहा है दैट इज के प्लस आयोटा अल्फा. ओके, और हमने जो जी बाय एफ की वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें फॉर्मेट अल्फा माइनस आयोटा के आ रहा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा. सो मैं इस इक्वेशन को आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ.
hence we would get iota alpha minus of iota square k, iota alpha plus of iota square k and e raised to 2 alpha a. So we would get g by f to be iota alpha plus k upon iota alpha minus of k e raised to 2 alpha a, because iota square is minus 1. Hence g by f is, okay, now taking negative to be common, we would get k प्लस आयोटा अल्फा, डिनोमिनेटर में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, वी वुड गेट k माइनस आयोटा अल्फा e रेज टू ट्वाइस ऑफ अल्फा a. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर g बाय f. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 12. ठीक है, अब हमें इस g बाय f की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो we would get, okay, so हमने g by f की वैल्यू को कैलकुलेट किया. we would get this k माइनस अल्फा और ये k माइनस अल्फा कट हो गया. hence we would get b by a to be k प्लस आयोटा अल्फा माइनस k प्लस आयोटा अल्फा एंड e रेज टू 2 अल्फा a. डिनोमिनेटर में हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म कट नहीं रही है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. जब हम एलसीएम लेंगे तो दिस k माइनस आयोटा अल्फा एंड दिस k माइनस आयोटा अल्फा, सो डिनोमिनेटर वुड बी k माइनस आयोटा अल्फा स्क्वायर प्लस k प्लस आयोटा अल्फा, दिस माइनस अगेन k प्लस आयोटा अल्फा, so it would be minus of k plus iota alpha square and this e raised to 2 alpha a and whole divide by k minus iota alpha. Okay, a is okay, और इसके डिनोमिनेटर में k माइनस आयोटा अल्फा आएगा जो शिफ्ट होके यहाँ आ गया, दैट इज k माइनस आयोटा अल्फा. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस k माइनस आयोटा अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. वी वुड गेट, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. इट वुड बी a प्लस बी, a माइनस बी. ओके, और डिनोमिनेटर में दिस इज होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर बनेगा. इसे हमें ओपन करना है. इसको ओपन करने पे हमें मिलेगा, ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग आयोटा स्क्वायर टू बी माइनस 1, वी वुड गेट, अब देखिए न्यूमरेटर में दिस k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए. आपको मिलेगा 1 माइनस ई रेज टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ए डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में देखिए दिस k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड दिस k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो वी वुड गेट k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए. आपको मिलेगा, इधर कोफिशिएंट 1 है और इधर कोफिशिएंट माइनस ऑफ ई रेज टू 2 अल्फा ए है. ठीक है, सिमिलरली दिस इज माइनस ऑफ 2k आयोटा अल्फा और इधर भी माइनस ऑफ 2k आयोटा अल्फा आपको मिल रहा है, सो माइनस को आप कॉमन ले लीजिए. माइनस ऑफ 2k आयोटा अल्फा को हमने कॉमन ले लिया. वी वुड गेट 1 प्लस ई रेज टू 2 अल्फा ए. ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन ले लीजिए. आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस आप कॉमन ले लीजिए. वी वुड गेट ई रेज टू 2 अल्फा ए माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज है. अब देखिए इस नेगेटिव को मैं डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये माइनस जो है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा. सो इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्ट हो जाएगा, इट वुड बी ई रेज टू 2 अल्फा ए माइनस 1 और इधर ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा. ओके, सो वी वुड गेट k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ई रेज टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ए माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इधर आपको एडजस्ट करना है, सो इट वुड बी ई रेज टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ए माइनस 1 प्लस 2k आयोटा अल्फा 1 प्लस ई रेज टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ए. ठीक है, मैथमेटिकल प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी क्योंकि हमें b बाय a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है. ठीक है, अब हमें साइन हाइपर कॉस हाइपर के फॉर्मेट में इस आंसर को कैलकुलेट करना है. ठीक है, डू रिमेम्बर
साइन हाइपर एक्स इज ई रेज टू एक्स माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स बाय 2। हमारे पास जो फॉर्मेट बन रहा है वो ये बन रहा है, देखिए ई रेज टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ए माइनस 1। ओके, इसमें से मैं ई रेज टू अल्फा ए अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ई रेज टू अल्फा ए माइनस 1 अपॉन ई रेज टू अल्फा ए। सो वी वुड गेट ई रेज टू अल्फा ए माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस ऑफ अल्फा ए। ठीक है, इधर देखिए ई रेज टू एक्स माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 इज साइन हाइपर एक्स, सो ट्वाइस ऑफ साइन हाइपर एक्स वुड बी ई रेज टू एक्स माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखिए इधर ये जो फॉर्मेट बन रहा है इसकी जगह हम ट्वाइस ऑफ साइन हाइपर अल्फा ए लिख सकते हैं। हेंस वी वुड गेट ई रेज टू अल्फा ए ट्वाइस ऑफ साइन हाइपर अल्फा ए। ठीक है, तो जहां पर भी ई रेज टू 2 अल्फा ए माइनस 1 है उसकी जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और जहां पर 1 प्लस ई रेज टू 2 अल्फा ए है वहां पर कॉस आएगा, बिकॉज cos hyper x is e raised to x plus of e raised to minus x by 2. So twice of cos hyper x would be e raised to x plus of e raised to minus x. तो देखिए जहां पर ये प्लस वाली टर्म आएगी उधर हमारे पास में cos के फॉर्मेट में आंसर आएगा। So the b by a is now, तो देखिए e raised to 2 अल्फा a माइनस 1 ये वाली जो भी टर्म है इसकी जगह हम लिखेंगे ई रेज टू अल्फा ए 2 साइन हाइपर अल्फा ए। ओके, और जो 1 प्लस ई रेज टू 2 अल्फा ए बन रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ई रेज टू अल्फा ए, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस हाइपर अल्फा ए। ओके, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमें मिलेगा दिस बी बाय ए इज के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर लाइक दिस, और इसी तरह से इधर कॉस हाइपर अल्फा आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ई रेज टू अल्फा एंड 2 जो है वो हमारे पास में कट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बी बाय ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 13। ओके, सो नाउ वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द बी बाय ए रेशियो। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ reflection coefficient. Reflection coefficient is ratio of intensity of reflected probability current density to the incident probability current density. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि J की वैल्यू को हम h कट अपॉन 2 आयोटा m शाई स्टार डेल शाई बाय डेल एक्स माइनस शाई डेल शाई स्टार बाय डेल एक्स के फॉर्मेट से निकालते हैं, और वहां हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मिलती है b by a square velocity of particle in first region divide by velocity of particle in the first region. ओके, यही हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मिली थी। अब हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b by a। हमें b by a का मॉड स्क्वायर करना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 13 का मॉड स्क्वायर हमें करना है। ओके, तो इसका मॉड स्क्वायर देखिए क्या आएगा, न्यूमरेटर का मॉड स्क्वायर रियल क्वांटिटी है वही मिलेगा, स्क्वायर ही। So it would be like k square plus alpha square to the square, and this is sin hyper square alpha a. Okay, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो इमेजनरी सेक्शन है, तो इमेजनरी जो भी इमेजनरी क्वांटिटी होती है उसका मॉड कैसे खुलता है, a प्लस आयोटा b एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो इस फॉर्मेट से डिनोमिनेटर ओपन होगा। सो वी वुड गेट, ये देखिए न्यूमरेटर का तो स्क्वायर हो गया क्योंकि रियल क्वांटिटी थी, डिनोमिनेटर को a प्लस आयोटा भी है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखना है। यहाँ आयोटा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो इसकी जगह माइनस हो गया। ओके, नाउ ये फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो इट वुड गिव अस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इस टर्म का स्क्वायर माइनस दिस टर्म स्क्वायर। ओके, सो वी वुड गेट नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1, सो यहाँ पर अपने को प्लस मिलेगा। ठीक है, नाउ सिंस कॉस हाइपर स्क्वायर माइनस ऑफ साइन हाइपर स्क्वायर इज 1, देयरफॉर यहाँ कॉस हाइपर स्क्वायर अल्फा ए की जगह आपको 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा ए लिखना है। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर दिस इज साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा ए वाला टर्म,
एंड दिस इज अगेन साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा ए वाली टर्म को कॉमन ले लेंगे। ओके, सो वी वुड गेट आर टू बी के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा ए, और डिनोमिनेटर में से हमने साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा ए वाली टर्म को कॉमन ले लिया। सो वी वुड गेट के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इन दोनों में से हमने साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लिया, एंड द रिमेनिंग टर्म इज 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप इसको ओपन करें, आपको क्या मिलेगा, दिस इज होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, and this 4k square alpha square, it is k4 plus alpha 4 plus twice of k square alpha square, that is equivalent to k square plus alpha square to the whole square. Okay, so our reflection coefficient in the simplest format is k square plus alpha square sin hyper square alpha a। क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के कैलकुलेशन की मैथमेटिक्स जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जितने स्टेप्स तक ये सॉल्व हो सकता है आपको मैक्सिमम उतने स्टेप्स तक इसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ टेकिंग दिस होल के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टू द स्क्वायर साइन हाइपर, अब मैं इसे कॉमन ले रही हूँ, सो वी वुड गेट न्यूमरेटर एज इट इज, एंड हियर k square plus alpha square sin hyper square alpha a, we would get 1 plus 4 k square alpha square upon k square plus alpha square to the square sin hyper square alpha a। okay, this to this ये कट हो गया, so our reflection coefficient is basically 1 plus 4 k square alpha square upon k square plus alpha square to the square sin hyper square alpha a to the power minus of 1। ओके, ये इक्वेशन, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 14, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 15। नाउ डू रिमेम्बर, अब हमें क्या करना है, दिस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इनकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। डू रिमेम्बर के स्क्वायर वॉज 2m e upon h cut square and alpha square was 2m v naught minus e upon h cut square। ओके, सो पहले आप के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए, हेंस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वुड बी 4m स्क्वायर अपॉन h cut 4 e v naught minus e। ओके, and the k square plus alpha square to the square would be twice of me upon h cut square plus twice of m upon h cut square v naught minus e to the whole square। ओके, तो ये देखिए, ये वाला टर्म और ये e वाला टर्म कट हो जाएगा, we would get 2m v naught upon h cut square to the square, that is 4m square v naught square upon h cut 4। ओके, तो ये वैल्यूज दिस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड दिस के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज आपको इक्वेशन नंबर 15 में सब्सटीट्यूट करनी है। सो वी वुड गेट, ओके, अब आपको के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। सो वी वुड गेट आर टू बी 1 प्लस 4 k square alpha square was 4m square e v naught minus e upon h cut 4 divide by this k square plus alpha square to the whole square would be 4m square v naught square upon h cut 4 and sin hyper square alpha a। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कट हो रहा है, दिस 4m स्क्वायर एंड h4, दिस 4m स्क्वायर एंड h4, वी वुड गेट, एंड दिस इज इनवर्स। ठीक है, सो वी वुड गेट r टू बी 1 प्लस 4e v नॉट माइनस e अपॉन v नॉट स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा a to the inverse। This is our required formula for the reflection coefficient।
ओके अब हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यूज को भी कैलकुलेट करना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप C/A की वैल्यू को कैलकुलेट करिए, उसमें पूरा वही मैथमेटिक्स प्रोसीजर करना पड़ेगा। अदरवाइज वी हैव द डायरेक्ट रिलेशन, वी नो दैट R plus T equals to 1, so that T would be 1 minus R. ओके ओके ये हमने कैलकुलेट किया था। सो T would be 1 minus R, hence we would get 1 minus इस R की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करिए। सो वी वुड गेट k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टू द स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा a प्लस 4 k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टू द होल पावर स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा a एंड डिवाइड बाय दिस न्यूमरेटर एज इट इज। ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए हमने r की वैल्यू को ये कैलकुलेट किया था, अब हमें t निकालना है। सो t वुड बी 1 माइनस r। सो 1 माइनस इस r की जगह ये पूरा वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, अब जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट वुड बी 1 माइनस समथिंग, तो यहाँ पर जो भी टर्म होगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दिस वुड बी लाइक दिस एंड ये डिनोमिनेटर वापस आ गया। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट हो गया। सो द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज सिंपली 4 अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा a प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एंड k स्क्वायर। ओके अब देखिए हम इस 4 अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वुड बी 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टू दी स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा a अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर एंड k स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम इसकी वैल्यू पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। वी वुड गेट ओके देखिए हमने क्या किया है, k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा है, उसकी जगह हमने ये वैल्यू लगाया, डिवाइड बाय अपने पास था 4 अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर। दिस अल्फा स्क्वायर k स्क्वायर वॉज दिस 4m स्क्वायर ई एच कट। ओके अब देखिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए। दिस 4m स्क्वायर अपॉन एच कट 4 एंड दिस 4m स्क्वायर अपॉन एच कट, ये कट हो गया। सो वी वुड गेट t एच 1 अपॉन 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा a अपॉन 4 e वी नॉट माइनस e। सो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज 1 प्लस v नॉट स्क्वायर साइन हाइपर स्क्वायर अल्फा a अपॉन e v नॉट माइनस e टू दी पावर माइनस 1। ओके यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इन द केस ऑफ पोटेंशियल बैरियर हम वो केस ले रहे हैं वेयर एनर्जी इज लेस देन वी नॉट। इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से भी कम है। ओके तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो ये पार्टिकल कभी भी पेनिट्रेट होकर इस तरफ आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से हमने जब कैलकुलेट किया तो इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू नॉन जीरो आई। ये नॉन जीरो ट्रांसमिशन की वैल्यू हमें ये बता रहा है कि पार्टिकल के पास में सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी नहीं है, फिर भी पार्टिकल इस रीजन को पार करके थर्ड रीजन में पहुंच रहा है। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज टनलिंग इफेक्ट। हिंदी में इसे बोलते हैं सुरंगन प्रभाव या फिर इसे बोलते हैं बैरियर पेनिट्रेशन थ्योरी। ओके ठीक है, पार्टिकल के पास में पोटेंशियल बैरियर के बराबर की एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टिकल थर्ड रीजन में पहुंच रहा है, इसी को बोला जाता है टनलिंग इफेक्ट। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि पार्टिकल छुप कर बाहर निकल रहा है। जिस सीधा सा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे कोई बदमाश पुलिस से छुपकर भाग कर निकल जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल एनर्जी कम होने के बावजूद भी छुपकर यहाँ से बाहर निकल जा रहा है।
न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम अल्फा डीके प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि आपके फाइनल ईयर में आएगा। वहां पर हम अल्फा डीके का जो पूरा कंसेप्ट है उसको टनलिंग इफेक्ट की मदद से ही समझा जा सकता है। बेसिकली अल्फा डीके के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक क्लस्टर बनाते हुए इस न्यूक्लियस से बाहर पेनिट्रेट होते हैं। तो न्यूक्लियस की बाउंड्री पे लगभग 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैरियर पेनिट्रेशन होता है, यानी कि न्यूक्लियर की दीवारों पर 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बल लगता है, लेकिन फिर भी एक अल्फा पार्टिकल जिसके पास में सिर्फ 6 या 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, वो भी इस 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को पार करके बाहर आ ही जाता है। तो इस तरह से अल्फा डीके का जो पेनिट्रेशन थ्योरी है वो भी हम टनलिंग इफेक्ट की मदद से ही समझते हैं। ओके, देखिए, दिस इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड दिस इज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। इन द केस वेयर एनर्जी टेंड्स टू बी जीरो, दिस इज एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल। अगर इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी जीरो के बराबर आ रही है तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर जीरो मिलेगा, सो वी वुड गेट आर टू बी 1 प्लस 0 टू द इनवर्स, हेंस आर वुड बी 1। ओके, तो इफ आर टू दी 1 तो टी 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, टी वुड बी 1 प्लस समथिंग अपॉन 0 एंड इट इज इनवर्स, सो टी वुड बी infinity to the inverse, that is 1 upon infinity and 1 upon infinity is 0। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसका मतलब 100% रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। और उस कंडीशन में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 है, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो थर्ड रीजन में नहीं पहुंच पाया। दैट मीन्स जो भी पार्टिकल इस तरफ आए हैं वो इधर से टकराकर सारे के सारे पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो चुके हैं, ट्रांसमिशन 0 है, ठीक है। देखिए हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं वेयर इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल बैरियर की हाइट के बराबर है। उस कंडीशन में ध्यान दीजिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 2m v नॉट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं दैट ई इज टेंडिंग टू बी v नॉट। अगर ई की वैल्यू v नॉट के बराबर हो जाएगी तो इधर 0 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अल्फा ए की वैल्यू क्या हो गई, 0। नाउ इफ अल्फा ए इज 0 देन साइन हाइपर अल्फा ए वुड टेंड्स टू बी अल्फा ए। ये आपको पता होगा फॉर द वेरी लो वैल्यूज ऑफ साइन थीटा ऑल्सो दिस साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा। उसी तरह से हाइपर के अंदर भी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन हाइपर की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे, अल्फा ए। सो वी वुड गेट टी टू बी 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर, साइन हाइपर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ओनली अल्फा ए, सो वी वुड गेट अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड दिस डिवाइड बाय 4e v नॉट माइनस e। अगेन अल्फा स्क्वायर वुड बी 2m v नॉट माइनस e अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, सो वी वुड गेट t टू बी 1 प्लस दिस। अब क्या हो रहा है देखो, इधर v नॉट माइनस ई और इस v नॉट माइनस ई से कट हो गया, यहाँ पर बच रहा है e। हमें कंडीशन कौन सी लगानी है, लिमिट e टेंड्स टू v नॉट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, v नॉट लिखेंगे। तो इधर अगर मैंने v नॉट सब्सटीट्यूट किया सो वी वुड गेट 1 प्लस m v नॉट स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर, और इस e की जगह जो v नॉट लगाया वो ये रहा, इस v नॉट से ये कट हो जाएगा, वी वुड गेट दिस t टू बी 1 प्लस m v नॉट a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर टू दी पावर -1। ये जो राशि है दिस टर्म इज मेजरमेंट ऑफ ओपेसिटी ऑफ द मीडियम। ये वाली जो टर्म है ये उस मीडियम की ओपेसिटी को दर्शाती है। ओपेसिटी का मतलब होता है अपारदर्शिता, हिंदी में बोलते हैं उसे, अपारदर्शिता को दिखाती है जैसे, ठीक है। अब जितनी ज्यादा ओपेसिटी होगी ट्रांसमिशन उतना ही कम होगा। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इधर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस समथिंग इंक्रीजिंग, ओके, एंड दिस इज इनवर्स 1 प्लस समथिंग इंक्रीजिंग। 1 के साथ में एडिशन में कुछ है और वो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, इनवर्स है, तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या होगी,
घटेगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस ओपेसिटी की वैल्यू बढ़ती है तो ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ अगेन डू रिमेंबर दिस वी नॉट एंड ए स्क्वायर। ओके, वी नॉट पोटेंशियल बैरियर की हाइट, अगर पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ेगी तो भी ओपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही अगर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ेगी तो भी ओपेसिटी बढ़ेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक है 0 से a, अगर हमने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया तो भी क्या है, ओपेसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर की हाइट और पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ने से ओपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर ओपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ट्रांसमिशन की वैल्यू घटेगी। ओके, हमें सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है। पोटेंशियल बैरियर का हाइट बढ़ेगा, अगर हाइट बढ़ेगा तो पार्टिकल के पास में एनर्जी तो वैसे ही वी नॉट से कम है, तो ये पार्टिकल के लिए थर्ड रीजन में जाना एक तरह से बंद रास्ते की तरह है। ओके, क्लोज्ड पाथ की तरह है। तो अगर वो रास्ता बंद ही हो गया है, वो रास्ता ओपेक ही हो गया है, तो पार्टिकल इधर से उधर जा ही नहीं पाएगा। उसी तरह से हम समझ सकते हैं, देखिए अगर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ को बढ़ा दिया जाए तो भी पार्टिकल को फर्स्ट रीजन से थर्ड रीजन जाने के बीच में इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि ओपेसिटी जो है मीडियम की वो इंक्रीज हो रही है। अगर ओपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो पार्टिकल के इधर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, और इधर आने की प्रोबेबिलिटी का कम होना इसका मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का कम होना। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स मिलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है तो ट्रांसमिशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल की एनर्जी कम होने के बावजूद भी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की नॉन जीरो वैल्यू मिलती है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इज अल्फा डीके प्रोसेस, उसे कभी भी क्लासिकल के कंसेप्ट पे समझाया ही नहीं जा सकता, उसे हमें क्वांटम की टनलिंग इफेक्ट के द्वारा ही समझाना होता है। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड द केस वेयर एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन वी नॉट। उससे पहले आप प्लीज कोशिश करिए खुद से उसे निकालने का, अगर नहीं आता है तो मैं आपको डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू।